हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के मनी एंड बैंकिंग सब्जेक्ट को पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड। दोस्तों, ये गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड जो है वो 1946 में आया था। अब गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड से पहले जो स्टैंडर्ड चल रहा था उसका नाम था गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड, जो 1936 में आया था, लेकिन 1939 में खत्म हो गया था, क्योंकि 1939 में वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गया था। और वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ था 1945 में, और 1945 के ठीक एक साल के बाद 1946 में गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड को बड़े बड़े देशों ने अडॉप्ट कर लिया था। आइए दोस्तों, समझते हैं गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड कहते किसको हैं। ये जो गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड है, इसके बारे में सबसे पहली बात कही जा रही है, इन अ वाइडर सेंस द गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड वाज द मॉडर्न वर्जन ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड। तो वाइडर सेंस में कहा जाए तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ करता था उसका एक मॉडर्न वर्जन था गोल्ड पैरिटी। पैरिटी का मतलब होता है इक्वालिटी, मतलब इक्वल, बराबरी। ठीक है, तो मॉडर्न सेंस में या वाइडर सेंस में हम बोल सकते हैं कि भाई गोल्ड स्टैंडर्ड का ये एक मॉडर्न वर्जन था, जिसे हम कहते हैं गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड। The old traditional gold standard could not work in the altered circumstances of today। ये हमारे जो अभी का समय चल रहा है ये altered circumstances है, क्योंकि दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। ठीक है, जो भी सिचुएशंस चेंज हुए हैं उस हिसाब से पुराना गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं चल पाता, काम नहीं कर पाता। तो हमें जरूरत थी एक नए स्टैंडर्ड की, जो बनाया गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड। Hence the need was felt of an altogether new form of gold standard, which was named as gold parity standard। ठीक है, एक नए स्टैंडर्ड की जरूरत थी जिसका नाम था गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड। This standard came into existence with the establishment in the 1946 of the International Monetary Fund। भाई, जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हम IMF कहते हैं, वो जब 1946 में स्टैब्लिश हुआ था, तभी ये गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड आया था। ठीक है, एवरी मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज रिक्वायर्ड टू डिफाइन द वैल्यू ऑफ इट्स मनी इन द टर्म्स ऑफ गोल्ड। तो जितने भी मेंबर नेशंस थे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, सबको ये बात कही गई थी कि आपको अपने मनी को गोल्ड के टर्म्स में वैल्यू करके बताना है कि भाई आपके पास कितने करेंसी है, मतलब कितना गोल्ड की वैल्यू की आपकी जो इकोनॉमी है, जो करेंसी आपने सर्कुलेट कर रखी है, वो कितनी वैल्यू की। ठीक है, in other words, every member country of the International Monetary Fund was to declare the value of its money unit in the terms of a defined quantity of gold। ठीक है, एक टन गोल्ड या 10 टन गोल्ड, कितने टन ऑफ गोल्ड, मतलब आपकी करेंसी में हम कितना गोल्ड खरीद सकते हैं। इस सेंस में आप समझ सकते हैं साधारण शब्दों में कि आपकी हर देश की करेंसी की वैल्यू अलग अलग है, तो वो हर देश को अलग अलग अमाउंट पे करना पड़ेगा अपने देश की करेंसी के हिसाब से एक निर्धारित गोल्ड को खरीदने के लिए। तो इन्होंने बोला कि आपके देश में जो भी करेंसी सर्कुलेट हो रही हैं उसकी टोटल वर्थ आप गोल्ड में हमें मेजर करके बताइए। ठीक है, आगे कह रहे हैं जो एक्सचेंज है, द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ मनी ऑफ दैट कंट्री वाज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिक्लेयर्ड गोल्ड वैल्यू ऑफ इट्स मॉनेटरी यूनिट। तो जिसके पास जितना ज्यादा गोल्ड, उसकी करेंसी की उतनी ज्यादा वैल्यू। जिसके पास जितना कम गोल्ड, उसकी करेंसी की कंपैरेटिव उतनी कम वैल्यू, क्योंकि हम उस वैल्यूएबल मेटल गोल्ड में अपनी करेंसी को हम वैल्यू करके बता रहे हैं। तो भाई अगर किसी देश के पास 10 टन सोना है और किसी के पास 1 टन सोना है, तो जाहिर सी बात है जिस देश के पास 10 टन वैल्यू का सोना है उसकी करेंसी ज्यादा वैल्यूएबल है कंपेरेटिवली जिसके पास 1 टन सोना है। समझ रहे हैं आप? आगे बढ़ते हैं। तो पैरिटी का मतलब आप समझे, पैरिटी का मतलब क्या हुआ कि भाई जितनी वैल्यू का गोल्ड रखा उसके बराबरी की आप करेंसी बता दो कि उसके बराबर कितने की करेंसी है आपके पास। ठीक है, उसकी वैल्यूएबल। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जा रही है, तो कुल मिला के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें सबसे पहला है कि लोकल करेंसी हैड नो लिंक्ड विद गोल्ड। तो जो आपकी इकोनॉमी के अंदर जो लोकल करेंसी सर्कुलेट हो रही है उसका गोल्ड के साथ कोई लिंकेज नहीं है। इस सिस्टम में गोल्ड वॉज नाइदर अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नॉर अ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। तो गोल्ड ना मीडियम ऑफ एक्सचेंज था ना स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू था, ये दोनों प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी में आते हैं। गोल्ड डिड नॉट सर्कुलेट इन द कंट्री अंडर द सिस्टम। इस सिस्टम में गोल्ड एक देश के अंदर सर्कुलेट नहीं हो रहा था, ना गोल्ड ना गोल्ड के कॉइन्स, कुछ भी नहीं। ठीक है, एज अ करेंसी गोल्ड नहीं सर्कुलेट हो रहा था। जो लोकल करेंसी थी वो टोकन कॉइन्स की थी, चीपर मेटल्स की थी,
और पेपर करेंसी थी, ठीक है। इंटरनल करेंसी वॉज कन्वर्टेबल नाइदर इनटू गोल्ड कॉइन्स नॉर इनटू गोल्ड बार्स नॉर इनटू फॉरेन करेंसी इटसेल्फ कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड। इन्होंने बोला कि जो इंटरनल करेंसी चल रही थी, ना तो हम उसे गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट करेंगे, ना ही उस देश की सरकार उसे गोल्ड बार्स में कन्वर्ट करेगी, ना ही फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करेगी, ठीक है, किसी चीज में नहीं करेगी। लास्ट में कह रहे हैं नॉर इनटू अ फॉरेन करेंसी इटसेल्फ कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड, मतलब कुछ भी गोल्ड में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। अगला है डेफिनेशन ऑफ मनी इन द टर्म्स ऑफ गोल्ड। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमें डिफाइन करना है कि आपकी इकोनॉमी में जितना भी मनी सर्कुलेट हो रहा है उसे गोल्ड में आपको बताना है कि भाई कितना है। Under this system, it was obligatory on the part of every member country of the International Monetary Fund to define the par value of its money in the terms of gold. तो ये एक ऑब्लिगेशन था, एक जिम्मेदारी थी, मतलब ऑब्लिगेशन आप समझिए कि आईएमएफ ने बोल दिया था कि जितने मेंबर कंट्रीज हैं दे आर ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ एवरी मेंबर कंट्री कि उन्हें अपने जो भी मनी है, मनी की वैल्यू है उसे गोल्ड में बतानी है, ठीक है। द एक्सचेंज रिलेशनशिप ऑफ कंट्री in question with the currencies of other member countries was established on the basis of declared gold value of the currency of that country। तो जो एक्सचेंज वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी वो गोल्ड वैल्यू के हिसाब से। जैसे अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल देखा था ना, एक देश है जिसके पास 1 टन गोल्ड है, एक देश है जिसके पास 10 टन ऑफ गोल्ड है। जाहिर सी बात है जिसके पास 10 टन गोल्ड है उसकी वैल्यू ज्यादा है, जिसके पास 1 टन गोल्ड है उसकी वैल्यू कंपेरेटिवली कम है। तो यहाँ पे आप इस देश की एक करेंसी देंगे तो बदले में इस देश की 10 करेंसी आपको मिलेगी। आप समझ रहे हैं, तो ये वैल्यूएशन वाली बात हो रही है। अगला कैरेक्टरिस्टिक है कि एवरी मेंबर कंट्री फॉलोड एन इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। तो हर एक देश को आजादी थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा कि वो अपने हिसाब से अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाए। जैसे इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो भाई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ऐसा कोई दखल अंदाजी नहीं है कि आप हमसे पूछ करके पॉलिसी बनाओगे। ये आजादी दी गई थी इंटरनेशनल। अच्छा, आईएमएफ का मेंबर इंडिया भी है, ठीक है, और ये एक फाउंडिंग मेंबर है। जो ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट था ना, उस टाइम इंडिया वाले भी वहां पहुंचे हुए थे और इन्होंने मिलकर के मीटिंग में फाउंडिंग मेंबर और परमानेंट मेंबर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का इंडिया, इन्होंने बोला एवरी मेंबर कंट्री ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंजॉयड कंप्लीट फ्रीडम इन इट्स इंटरनल मॉनेटरी अफेयर्स। तो हर एक मेंबर नेशन जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का था उसको पूरी तरीके से पूरी आजादी थी कि वो अपना जो मॉनेटरी अफेयर है, जो भी मॉनेटरी सिस्टम है, अपने हिसाब से चला सकता है। The monetary policy of a country had neither any direct nor any indirect relationship with monetary policy of another country। तो किसी भी देश की मॉनेटरी पॉलिसी का किसी दूसरे देश की मॉनेटरी पॉलिसी से कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं था, ठीक है। जो म्यूचुअल कोऑपरेशन था अलग अलग मेंबर कंट्रीज का इन द मॉनेटरी फील्ड वाज मेनली इंटेंडेड टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। तो जो बेसिकली म्यूचुअल कोऑपरेशन था अलग अलग मेंबर कंट्रीज का वो ये था कि भाई फॉरेन एक्सचेंज रेट्स जो है वो बराबर रहें। There was no interference whatsoever in the internal monetary affairs of the member countries। तो कोई इंटरफेरेंस नहीं था इंटरनल मॉनेटरी अफेयर्स का मेंबर कंट्रीज में, ठीक है। अगला कह रहे हैं और आखिरी जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि फ्लेक्सिबिलिटी इन एक्सचेंज रेट। इस सिस्टम में क्या था, देयर वाज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू बी फाउंड इन द एक्सचेंज रेट ऑफ मेंबर कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अ मेंबर कंट्री कुड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना, ऑल्टर द पार वैल्यू ऑफ इट्स मॉनेटरी यूनिट विद इन सर्टेन वेल डिफाइंड लिमिट्स। तो इन्होंने बोला कि फ्लेक्सिबिलिटी थी एक्सचेंज रेट की थी इस सिस्टम में, गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड में देयर वाज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी एक्सचेंज रेट्स में मेंबर कंट्रीज को कि अपने हिसाब से, मतलब अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कोई भी मेंबर कंट्री जो था किसी भी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में अपनी पार वैल्यू जो मॉनेटरी यूनिट की थी उसे वो वापस डिफाइन कर सकता था विद इन द सर्टेन वेल डिफाइंड लिमिट्स। तो ये जो सर्टेन वेल डिफाइंड लिमिट्स थे, एक लिमिट दे रखी थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कि भाई अगर आप इसको रीडिफाइन करोगे तो इतना बढ़ा सकते हो, इतना घटा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। तो उस हिसाब से आपके पास आजादी थी, आप अपने देश की जो मॉनेटरी वैल्यू है उसको बढ़ा घटा सकते थे। अब बात कर लेते हैं कुछ कंक्लूजन की। तो इन्होंने बोला कि जो सेकंड अमेंडमेंट था आर्टिकल ऑफ अग्रीमेंट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये आया था 1 अप्रैल 1978 में, ठीक है। और गोल्ड हैज नाउ सीज टू हैव एन
official price and no more the numerate in which the par value of currencies are expressed। तो भाई ये सिस्टम भी 1978 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बोला कि भाई आप अपने हिसाब से गोल्ड की वैल्यू हर कंट्री बढ़ा घटा नहीं सकता। अब क्या है कि हम गोल्ड की वैल्यू हम तय करेंगे। तो गोल्ड हैज नाउ सीज टू हैव एन ऑफिशियल प्राइस, ठीक है। और ये ऑफिशियल प्राइस दिया गया और कोई भी देश अपनी करेंसी को अपने हिसाब से गोल्ड में बढ़ा घटा नहीं सकता था। ऑफिशियल प्राइस जो गोल्ड का दिया गया उसी में वैल्यूएशन करना था। द गोल्ड हैज सीज टू हैव एनी मॉनेटरी रोल एट द इंटरनेशनल लेवल। तो इन्होंने बोला कि 1978 में गोल्ड का कोई भी मॉनेटरी रोल इंटरनेशनल लेवल पे नहीं रहा, सब खत्म कर दिया गया। कुछ कंजर्वेटिव इकोनॉमिस्ट ने इसको रिफ्यूज किया टू रिगार्ड गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड एज अ फुल फॉर्म ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड। इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये गोल्ड स्टैंडर्ड का एक नया फॉर्म नहीं हो सकता, ऑल्टर्ड फॉर्म नहीं हो सकता। क्यों? रीजन भी दिया उन्होंने। उन्होंने ये कहा कि सिंस गोल्ड वाज नॉट अकॉर्डेड एन इंपॉर्टेंट प्लेस अंडर द सिस्टम। भाई गोल्ड का तो यूज ही नहीं हो रहा, ठीक है, ना सर्कुलेशन में यूज हो रहा है, किसी चीज में यूज नहीं हो रहा, क्योंकि एक महत्वपूर्ण जगह अपने गोल्ड को नहीं दी। Hence, it was not possible to give to the gold parity standard the status of gold standard। तो हम gold parity standard को gold standard का status नहीं दे सकते। ये इनके critics थे, मतलब shortcoming थी, ये बड़े बड़े कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा था। और आखिरी में कह रहे हैं कि it is true that the gold was not accorded an important place under the gold parity system, yet जो exchange relationship थी among the currencies of the member countries was determined through the medium of gold। ठीक है, वो गोल्ड में ही डिटरमाइन की जा रही थी एक्सचेंज वैल्यू। कहने का मतलब, अब अमेरिका में अगर आप जाते हो 1 किलो गोल्ड लेकर के, ठीक है, और कहते हो कि इसके बदले में आप कितने अमेरिकन डॉलर दीजिएगा, वो कहते हैं कि हम आपको 10 देंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिएगा, हम 1 किलो गोल्ड $10 में खरीद रहे हैं। वही आप इंडिया में चले आओगे, वो बोलेंगे हम आपको 1,000 रुपए देंगे इंडिया की करेंसी में। तो आप देख रहे हो कि प्रोडक्ट आपका वही 1 kg गोल्ड है, ठीक है, जिसके लिए एक देश आपको $10 देने के लिए तैयार, ये डॉलर अमेरिका की करेंसी है, ठीक है, और इंडिया वाले जो रुपीज दे रहे हैं वो 1,000 रुपए देने के लिए तैयार हैं, ये हमारे देश की करेंसी है। तो प्रोडक्ट एक ही है। तो ये पैरिटी वाली बात आ रही है कि गोल्ड प्राइस में, मतलब करेंसी की वैल्यू में पैरिटी लाने की कोशिश कर रहा है। तो एक्चुअल में गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड ये है। आई होप एंड बिलीव कि गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।